हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। तो एसएससी जेई का ये जो 28/10/2020 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। और बाकी अगर आपको 29 के इवनिंग का देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऑलरेडी मैंने उससे डाल रखा है। और बाकी जैसे पेपर मिलेंगे मैं आगे डाल दूँगा। तो चलिए फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द करंट I0 इन द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में इस I की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे करना यह था, आपको सिर्फ जो है KCL लगा देना था इस नोड पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक 0.5 I0 इधर से आ रहा है करंट, और एक 3 एम्पेयर करंट यहाँ जा रहा है, और I0 इसके बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0.5 I0 प्लस 3 इजक्वल टू I0। ठीक है, अब I0 को आप इधर इसे इधर ले जाएंगे इसे, तो कितना हो जाएगा, 0.5 I0 इक्वल टू 3। ठीक है, अब 0.5 है तो 3/5 करके यहाँ 30 कर दीजिए, 6। ठीक है, तो 6 एम्पेयर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए 12 ओम रजिस्टर कनेक्टिंग इन पैरेलल विद 6 ओम रजिस्टर, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 12 ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं, तो इक्विवेलेंट क्या होगा। तो देखिए सीधे सीधे 12 इंटू 6/18, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 ओम यहाँ ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लोड एंड इंस्टॉलेशन द रेटिंग अज्यूम्ड फॉर इनकैंडिसेंट लैम्प इज। तो जब ड्राइंग में आप पढ़े होंगे एस्टिमेटिंग कास्टिंग में, वहाँ पे जो बल्ब को एज्यूम किया जाता है वो 60 वाट एज्यूम किया जाता है। अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पिरानी गेज। पिरानी गेज का जो वर्किंग प्रिंसिपल पूछा है, किस सिद्धांत पे काम करता है ये, तो आपको पता है ये थर्मल कंडक्टिविटी पे काम करता है। तो ये पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और आप इससे इसके साथ साथ जो है बर्डन ट्यूब आपकी हो गई। ठीक है, ये और आपका जो जितने भी मतलब ट्रांसड्यूसर हैं सबको एक बार क्लियर कर लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है किसी भी एग्जाम में। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। इन सिंक्रोनस मशीन फॉर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक द फाइनल वैल्यू ऑफ जनरेटेड EMF शुड बी अबाउट। ठीक है, तो मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज पूछा है, कितना अज्यूम किया जाता है। तो आपको पता है कि ये सिंक्रोनस मशीन जो होती है वो ओपन सर्किट 100% से ज़्यादा जो है वोल्टेज ये शो करेगी। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ग्लास की रेजिस्टिविटी ज़्यादा ही होगी, जर्मेनियम की भी, लेकिन ग्लास से कम होगी। नाइक्रोम की ये भी देखा ज़्यादा होगी, लेकिन कॉपर की रेजिस्टिविटी जो है वो सबसे कम होगा। अब कंडक्टिविटी की बात करें तो सीधे उल्टा हो जाएगा, तो कॉपर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आपको देखिए स्पेस दे दिया है, उसके बाद पूछा है काउज इज रियल पावर लॉस इन कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें से कौन सा जो पैरामीटर है, ठीक है, इन चारों में से जो ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस को जो है कराता है, मतलब लॉस किस में होते हैं। तो इंडक्टेंस में, इंडक्टर में कभी लॉस नहीं होता, संट बिल्कुल नहीं, कैपेसिटेंस बिल्कुल नहीं, सीरीज रेजिस्टेंस ये आपका चौथा ऑप्शन हो गया। ठीक है, आपको पता ही होगा इंडक्टर कैपेसिटर कभी भी किसी भी प्रकार की एनर्जी जो है कंज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पिन इंसुलेटर आर नेवर यूज वोल्टेज एबव। तो आपको पता है पिन इंसुलेटर 30 kV अप टू 30, ठीक है, अप टू 33 kV यूज़ होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये जनरेटर डेवलप 200 वोल्ट हैज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम, फाइंड द पावर डिलीवर टू द लोड ऑफ 100 ओम। ठीक है, तो आप पहले करंट निकाल लीजिएगा। करंट कैसे निकालेंगे आप, 200, ठीक है, और 100 इधर है, 100 इधर है, 200 1 एम्पियर। तो आपका जो पावर निकल के आ जाएगा आप I²R। ठीक है, तो R आपका 100 दिया है, अब करंट 1 एम्पियर आ गई, तो आपको 100 वाट के आसपास निकल के आ जाएगा। ये सॉल्व करिएगा, इसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10। 10 जूल्स
पर कूलम इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना था, V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है। तो वोल्ट के बराबर ही हो जाएगा, तो 10 वोल्ट ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आल्सो नोन एज, तो मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। रिलक्टेंस जैसे रेजिस्टेंस होता है इसमें जो है आपके सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। रिलेक्टिविटी ये जो है बिल्कुल रेजिस्टिविटी की तरह होती है मैग्नेटिक सर्किट में। परमिटिविटी बिल्कुल किसके लिए, कंडक्टिविटी की तरह होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। क्वेश्चन 12 क्या कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट डीसी बिल्डिंग बेटर देन एसी बिल्डिंग, तो डीसी किस मायने में एसी से बेटर मानी जाती है बिल्डिंग के फील्ड में। तो आपको पता है एफिशिएंसी, पावर कंज्यूमशन, कॉस्ट, इन सब को ध्यान में न रखा जाए तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो हमारा डीसी होती है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन जब बात आती है एसी की तो वो जो ऐसे ऐसे आपका अल्टरनेटिंग मतलब टाइम के साथ इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आर्क स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में ज़्यादा लो क्वालिटी की रहेगी और इसमें बिल्कुल सही रहेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है ये, तो आर्क स्टेबिलिटी यहाँ पे इनके कंपेयर में ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वैलिड एडवांटेज ऑफ स्कीविंग इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो देखिए स्कीविंग के इसमें एडवांटेज पूछ दिया है इन्होंने, तो देखिए इट रिड्यूस मोटर हम ड्यूरिंग ऑपरेशन, बिल्कुल सही है। इट प्रिवेंट्स कॉगिंग, ये भी सही है। इट प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म टॉर्क, लेकिन ये जो इंक्रीजिंग स्टार्टिंग टॉर्क ये गलत है, ठीक है। टॉर्क के लिए हम क्या करते हैं, टेम्पर बाइंडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, अभी स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना तो रेजिस्टेंस स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर ऐड यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम अलग से रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं रोटर में। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, इफ़ टू आइडेंटिकल इंडक्टर magnetically coupled, the mutual inductance is 10 millihenry and the coefficient of coupling is 0.4, the find the self inductance of the identical inductor, ठीक है। तो देखिए दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी कि दोनों के सेम होंगे, जो भी इंडक्टेंस होगा एक का वही दूसरे का भी होगा। और के की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 0.4 दे रखा है, और एम की वैल्यू दे रखा है 10 मिली हेनरी। तो एम क्या होता है, k√L1 इंटू L2, ठीक है। तो एम कितना देख रहा है 10 मिली हेनरी, और के की वैल्यू कितना देख रहा है 0.4, और इसका स्क्वायर कर दीजिए तो हमारा L1 इंटू L2 निकल आएगा, ठीक है। फिर उसका अंडर रूट ले लिया जाएगा तो L1 निकल जाएगा। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, बस ये फार्मूला यूज कर दीजिएगा। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, इज ए सीरीज टाइप अनबैलेंस फॉल्ट दैट अकर्स इन पावर सिस्टम। तो सीरीज की बात कर रहा है, तो लाइन टू लाइन ये देखिए आपका पैरेलल हो जाएगा, डबल लाइन टू ग्राउंड ये भी पैरेलल हो जाएगा, सिंगल लाइन टू ग्राउंड ये भी देखिए पैरेलल, क्योंकि यहाँ ग्राउंड यहाँ वो तो यहाँ ऐड होगा तो ये। लेकिन जब ओपन कंडक्टर फॉल्ट आएगा, यानी कंडक्टर यहाँ पर आपके तीनों जा रहे हैं, एक यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये सीरीज की कैटेगरी में आएगा, बस यही पूछा था ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16 क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू जनरल प्रैक्टिस द लोड द लैंड रिक्वायर्ड फॉर 400 kV सब स्टेशन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है आपका कितनी जो है ज़मीन की ज़रूरत होगी 400 kV के लिए। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना ही होगा। 50 एकड़ ज़मीन जो है 400 kV के लिए, और 132 kV के लिए भी पूछा था पावर ग्रिड वाले पेपर में, आपको अगर याद हो तो मैंने पीछे करवा रखे हैं सोल्यूशन, उसका देख लीजिएगा आप। तो वहाँ पे 132 kV का पूछा था और यहाँ पे आपको 400 kV का पूछ दिया। तो इनको दोनों को आप याद रखेंगे तो आने वाले एग्जाम में अगर किसी दूसरे का पूछता है तो कम से कम आप ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर सकते हैं इन दोनों को अगर याद रखेंगे तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17, फॉर ए इंडक्शन मोटर इज नॉट पॉसिबल टू ऐड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज विद द रोटर सर्किट फॉर स्टार्टिंग पर्पज। अभी मैंने बताया था कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है उसमें जो है हम सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं रोटर सर्किट में, लेकिन जो स्क्वायरल में क्या होता है, स्क्वायरल में बिल्कुल ऐसे ऐसे जो है आपके रोटर बार बिल्कुल थोड़े तिरछे रहते हैं, ये बाद में जो है ये शॉर्टेड कर दिए जाते हैं, ठीक है। इस टाइप के रोटर यूज होते हैं, इसमें आप जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं ऐड कर सकते हैं, बस ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, और हाँ लगभग 70 से 80% जो मोटर यूज़ होती हैं वो इसी टाइप के रोटर उसमें यूज होते हैं, स्क्वायरल केज टाइप के, ठीक है।
इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, तो ज़्यादातर हम स्क्वायरल केज मोटर ही यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है द पीक लोड ऑन पावर प्लांट इज 60 मेगावाट, द लोड हैविंग मैक्सिमम डिमांड 30 मेगावाट, 20 मेगावाट, 10 मेगावाट एंड 15 मेगावाट कनेक्टेड टू द पावर प्लांट, फाइंड द डाइवर्सिटी फैक्टर। यहाँ पे डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या होता है, इंडिविजुअल जो डिमांड है आपकी, मैक्सिमम डिमांड, ये जो 4-5 दी हैं इनको ऐड कर देना है, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 जितनी भी हैं, और उन्हें डिवाइड कर देना है मैक्सिमम उससे जो है पीक जो पावर प्लांट पे ओवरऑल, तो ये 60 मेगावाट यहाँ से, ठीक है। इसको ऐड करके जो आएगा 60 डिवाइड करेगा, और ये जानते रहिए डाइवर्सिटी फैक्टर का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, तो आप ये दोनों ऑप्शन यहीं से, वो ये वाला और ये वाला, ये दोनों एलिमिनेट कर सकते हैं यहीं से, और इन दोनों में आएगा तो ये आप डिवाइड करिएगा तो इस मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, इन केस ऑफ डीसी मशीन द ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप इज अज्यूम टू बी। तो डीसी मशीन के केस में ब्रश ड्रॉप कितना अज्यूम किया जाता है, तो लगभग 2 वोल्ट के आसपास, छोटा सा क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, विच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ वायरिंग हैज़ पुअर ड्यूरेबिलिटी। तो पुअर ड्यूरेबिलिटी क्लिट वायरिंग की होती है, और ये भी याद रखिएगा सबसे चीपेस्ट वायरिंग जो होती है, सबसे सस्ती, वो क्लिट वायरिंग ही होती है, ठीक है। और कंड्यूट वायरिंग महंगी होती है, कॉस्टली होती है, और इंडस्ट्रीज वगैरह में कंड्यूट वायरिंग, रेजिडेंशियल एरिया में कंड्यूट वायरिंग, ठीक है। और ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए क्लिट का यूज़ कर दिया जाता है, जहाँ पे जो है हमें कम पैसों की वो मतलब कम खर्च में ही कंप्लीट करना हो, वहाँ पे क्लिट वायरिंग यूज़ कर देते हैं। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, यूनिट जनरेटेड 24 आवर, ठीक है, ये 24 घंटे में कितनी एनर्जी, कितनी यूनिट जनरेट हो रही है वो दे रखा है आपको, मैक्सिमम डिमांड दे रखा है, रेटेड कैपेसिटी प्लांट दे रखा है, फाइंड द कैपेसिटी फैक्टर। तो कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, टोटल यूनिट जो जनरेट हुई है 24 आवर में 62,500, ठीक है। तो और मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड से इससे डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 24 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो कट के आएगा, कट पिट के आप देखिएगा वैल्यू तीन को सब मतलब यहाँ पे रख दीजिएगा ये, तो ये तो 43 के आसपास ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला यूज करिएगा आप प्लांट कैपेसिटी फैक्टर वाला। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम थर्मल पावर प्लांट इफ बॉयलर एफिशिएंसी 85%, टरबाइन एफिशिएंसी 40%, अल्टरनेटर एफिशिएंसी 95%। तो देखिए क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे आप प्लांट की बॉयलर एफिशिएंसी, ठीक है, ईटा 1 इंटू टरबाइन एफिशिएंसी ईटा 2 इंटू ये तीसरी जो होती है 95, ठीक है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 32 के आसपास ही आएगा, करके आप देख लीजिएगा, बस यही करना था। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट हैविंग पीक वैल्यू 50 एम्पियर। तो देखिए साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट की जो है पीक वैल्यू दे रखा है, एवरेज पूछा है, तो एवरेज वैल्यू क्या होती है 2Vm/पाई। तो यहाँ पे करंट है तो 2Im/पाई कर दीजिएगा, तो 2 से 50 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और डिवाइड कर देंगे पाई से, तो लगभग यही आ जाएगा, ठीक है, करके आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 24, इन 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन इन a 3 phase transmission line the exhaust of conductor position is regular interval along the line is called। तो ट्रांसपोजिशन की बात किया है, क्योंकि लाइन में जो देखिए ये हमारी 3 फेज लाइन है, तो यहाँ पे इंडक्टेंस जो तीनों का होता है वो हमें बराबर रखना होता है, ठीक है, क्योंकि अगर इंडक्टेंस वेरी कर जाएगा तो फिर लाइन में जो है रिएक्टेंस वेरी, ओवरऑल रिएक्टेंस वेरी कर जाएगा, और जब रिएक्टेंस वेरी कर जाएगा तो पावर ट्रांसमिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको पता ही है पावर ट्रांसमिशन में कैसे क्या यूज होता था फार्मूला, ये आपका V, ठीक है, V² कर लीजिए, V1 और सेंडिंग और रिसीविंग का था, लेकिन अगर दोनों बराबर के केस में लेते हैं तो V² करके, और नीचे हमारा क्या आता है रिएक्टेंस। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है पावर को ट्रांसमिट करने में, तो इसलिए इसे हम कंट्रोल करते हैं, तो ये ट्रांसपोजिशन के द्वारा जो है ये कंट्रोल किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हाईएस्ट स्पीड एट विच 60 हर्ट्ज अल्टरनेटर कैन बी ऑपरेटेड। तो देखिए क्या होता है, एन जो होता है आपका वो 120, एफ की वैल्यू कितना दे रखा है 60, और पी की वैल्यू कितना दे रखा है, तो हाईएस्ट स्पीड कर दिया है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मिनिमम पोल रखने, यानी 2 पोल रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 60 हो गया, ठीक है, 60 कितना हो जाएगा
तो यहाँ पे 3600 RPM। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा है, ए डिलेड फुल वेव रेक्टिफायर साइनसोइडल करंट हैज एवरेज वैल्यू ऑफ इक्वल 1/3 इट्स मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द डिले एंगल। ठीक है, तो डिले एंगल कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, तो इसे आप थोड़ा अपने खुद से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में फिर कभी हम इस क्वेश्चन को ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये थोड़ा मुझे लग रहा है लेंदी क्वेश्चन है, तो इसे आप ज़रूर करिएगा बुक से कहीं से देख के। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27, इंडक्शन हीटिंग कांट बी यूज फॉर। तो इंडक्शन हीटिंग की बात किया है, तो भाई देखिए इंडक्शन में हमेशा हमें कंडक्टिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो इंडक्शन हो पाएगा। तो इसलिए जो है ब्रांज के लिए तो हो जाएगा, एनिल्ड ब्रास यानी पीतल के लिए भी हो जाएगा, सरफेस हार्डनिंग में भी हो जाएगा, लेकिन वुड ग्लूइंग में नहीं होगा, क्योंकि वुड जो है एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ द नेटवर्क हैज़ एन बिटवीन टू नोड्स कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन इज यूज, सुपर नोड इज यूज इंस्टेड ऑफ नोडल एनालिसिस। देखिए क्या कह रहा है कि जब वोल्टेज सोर्स होता है या करंट सोर्स होता है, क्या होता है, देखिए जब हम सुपर नोड कब लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक करंट आ रही है, ठीक है, यहाँ नोड है और यहाँ से करंट आ रही है इस नोड पे, लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है कोई वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तब यहाँ पे हम सुपर नोड यूज करते हैं। ठीक, और अगर यहाँ पे करंट अगर दे दिया जाए तो फिर तो हम नोडल एनालिसिस ही लगा सकते हैं, इन दोनों का योग इस करंट के बराबर ले लेंगे, तो यहाँ पे करंट का कंसेप्ट यहाँ खत्म हो जाता है, बस वोल्टेज होगा तभी यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सिंक्रोनस मशीन। तो अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन जो होती है वो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करती है, सबको पता है, अगर ओवर एक्साइटेड है तो डिलीवर करेगी, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 30, फाइंड द करंट I0 इन द फॉलोइंग नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पे KCL सीधे लगा दीजिएगा, तो देखिए 4 एम्पियर आ रही है, 2 एम्पियर आ रही है, ठीक है, तो 6 एम्पियर, और यहाँ पे 10 एम्पियर जा रही है, -10 = I0 कर दीजिएगा, तो यहाँ से 6 जब 10 में से घट जाए तो -4 आ जाएगा, और I0 तो आपका -4 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, विच ऑफ फॉलोइंग डजंट इज ए PNPN डिवाइस विद 2 टर्मिनल। ठीक है, तो शॉर्ट की डायोड की बात कर रहा है, कंस्ट्रक्शन आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो तो अगर PN डायोड को ऐसे, ठीक है, PN और PN को ऐसे जोड़ दिया जाए आपस में, तब हमें इसका स्ट्रक्चर मिल जाता है। क्वेश्चन 32, ए 15 मिली एम्पेयर कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज विद अदर कॉइल, द टोटल इंडक्टेंस इन सीरीज एडिंग द सीरीज अपोजिशन is 70 millihenry and 30 millihenry respectively, find self inductance of the second coil। तो सीधे सीधे क्या बोला है कि एक बार एडिंग यानी L1 + L2 -2 L1 L2, और एक बार आप जो है इसे ये देखिए आपका हो गया कि इसमें अपोजिंग में, और एक बार सपोजिंग में, तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा, ठीक है, जो सपोर्ट करेगा जब, तो सपोर्टिंग नेचर में यहाँ पे 2L1 L प्लस कर दीजिएगा, ये दोनों सेम रहेगा, तो दोनों को आप फिर डिवाइड करिएगा। ठीक है, इससे जो है आप L1 और +L2 निकल जाएगा, और L1 - L2 करके फिर आप आराम से निकाल सकते हैं। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज ऑब्टेनिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज आल्सो कॉल्ड द जनरल मेथड। ठीक है, तो सामान्यतः कौन सा मेथड ज़्यादा यूज होता है, ये पूछना चाह रहा है आपको क्वेश्चन में। तो देखिए आपका एक पहला हो गया EMF मेथड, इसमें जो है हमारा जो एक्चुअल रेगुलेशन प्राप्त होता है वो इससे जो है जो करंट में होता है उससे ज़्यादा, ठीक है, एक्चुअल से ज़्यादा वैल्यू से प्राप्त होती है EMF मेथड से। MMF में क्या होता है, इससे जो एक्चुअल होता है उससे कम हमें रीडिंग मिलती है। जीरो पावर फैक्टर मेथड से जो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादातर इसे हम स्टैंडर्ड मानते हैं, ये सबसे बेहतरीन मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 34, T टाइप थर्मोकपल इज मेड ऑफ। तो T टाइप थर्मोकपल की बात किया है, तो ये कॉपर कंसंट्रेट का बना होता है। ठीक है, ये आपका उसे ट्रांजिस्टर वाले पोर्शन का क्वेश्चन है ये। तो आप अगर इसका स्ट्रक्चर पढ़े होंगे थर्मोकपल के बारे में, तो उसके जो कई सारे अलग अलग बायोमेटेलिक वो बने होते हैं ना, अलग अलग मेटल से, तो T टाइप में जो है कॉपर कंसंट्रेट ही यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, इन करंट मेजरमेंट एक्सरसाइज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 4 मिलीएम्पियर, कैलकुलेट द प्रोबेबल एरर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ अलग टाइप लग रहा है, आप बुक में इसे ढूंढ के कर लीजिएगा।
ठीक है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 36 पे। इन केस ऑफ नॉमिनल टी ट्रांसपरेशन ऑफ मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन द शंट कैपेसिटेंस कैन बी। ठीक है, तो शंट कैपेसिटेंस को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो इसे हम बीच में लूम्ड मान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ट्रांसमिशन लाइन के बीच में। तो ऐसे करते हैं, मान लीजिए ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे टी पॉइंट पे हम कैपेसिटेंस को एज्यूम कर लेते हैं, बाकी इधर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसी की बात किया है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है, फॉर ए सर्टेन ट्रांजिस्टर बीटा 50 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा बीटा में रिलेशन क्या होता है, ये देख लीजिए, बीटा क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, और बाकी अल्फा की वैल्यू क्या करें तो तो ऐसे हो जाएगा, देखिए बीटा बटे 1 प्लस बीटा, ये फार्मूला हमारा होता है। तो बीटा की वैल्यू कितनी है, 50 है, 50 अपन यहाँ पे 51 हो जाएगा, तो फिर 98 के आसपास आ जाएगा। डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, बस यही करना था। 38 क्या कह रहा है, इन एन इंडक्शन मोटर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लिप टू गेट मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। तो R2 इक्वल टू SX2 होता है, सबको पता है ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये स्लिप आपकी होती है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है, यहाँ पे इसने S को R2 के नीचे इधर करके X2 को यहाँ भेज दिया है, बस सीधे यही काम किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 39, ड्यूरिंग रेजिस्टिव बिल्डिंग हीट प्रोड्यूस इन द जॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू। तो I स्क्वायर RT के फॉर्म में होती है हीट, सबको पता है, छोटा सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 40, फॉर मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑलवेज। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा जो है पॉजिटिव में होता है, निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, या तो जीरो हो जाएगा, यानी वैल्यू कितने में वेरी करती है, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, निगेटिव का कभी जो इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता, याद रखिएगा। क्वेश्चन 41 का कह रहा है, आप देख लीजिए, आइडेंटिफाई ए वैलिड डिसएडवांटेज ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन। तो हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन लाइन के क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में पूछा है। तो हाई रेडियो इंटरफेरेंस गलत है, और दूसरा क्या कर रहा है, एक्सपेंसिव कन्वर्टर्स और हाई कोरोना लॉस इसमें कम हो जाती है, DC AC के कंपेयर में DC में कम होती है कोरोना लॉस। रेडियो इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इंडक्टेंस की यहाँ पे पहले 0 हो जाती है लगभग, और स्किन इफेक्ट तो होता ही नहीं है DC में, तो यहाँ पे हम दूसरा सही मानेंगे। ठीक है, 42 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज इम्प्योरिटी इज टू बी एडेड इन प्योर जर्मेनियम टू ऑब्टेन P टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपको पता है P टाइप के लिए हमें जो है ट्राईवैलेंट, यानी कि जो जिसमें बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपका गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये इन तीनों में से हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ये इसमें जो जर्मेनियम या सिलिकॉन में, तब हमें P टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। बाकी आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी इनको ऐड करोगे तो आपको N टाइप मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 43 क्या करा है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ साइनसोइडल वोल्टेज इज 6 to 8 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड द फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो आपको ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है आपको 628। तो ओमेगा क्या होता है, 2 πf होता है। ठीक है, f निकालना है तो यहाँ से 2 पाई से हमें डिवाइड करना होगा इसे। तो देखिए 314 होता है था, ठीक है, जब 50 हर्ट्ज होती थी फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ देखिए इसका सीधा डबल दे रखा है 628, यानी कि फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगी। सीधे सीधे आप ऐसे ही बिना कुछ किए ही लगा सकते थे बहुत आराम से, और लेकिन इस तरह निकालेंगे तो 2 पाई से डिवाइड करेगा 628 को, तो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज वैसे भी निकल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट। तो गुड हीटिंग एलिमेंट के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उसका देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो तो हाई होना चाहिए, हाई डक्टिलिटी होनी चाहिए, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, तभी तो ज़्यादा वो टेम्परेचर आपको इंड्यूस कर पाएगा। बाकी हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस यही करना था। 45वां क्वेश्चन क्या है, इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट टर्बाइन इज यूज फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। देखिए हाई हेड पे पेल्टन, ठीक है, लो हेड पे कैप्लान, और मीडियम हेड पे फ्रांसिस। तीनों को आप यहीं से कोरिलेट कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं हर एक एग्जाम में। क्वेश्चन 46 क्या करा है, फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट
वन अल्टरनेशन इज इक्वल टू, तो वन हाफ साइकिल के बराबर होता है। वन अल्टरनेशन मतलब ये कह रहा है, देखिए मैं आपको यहाँ से बताऊँ, यहाँ मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, ये ऐसे देखिए ऐसी चलती है। अब देखिए फॉर वन अल्टरनेट, तो एक बार में देखिए यहाँ से वेरी कर रहा है ना, मतलब यहाँ गया ये पॉजिटिव में, फिर यहीं से निगेटिव में आना शुरू किया है। आप यहाँ तक नहीं लेना है, यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे आप कभी कभी। ये यहीं से वेरी कर रहा है तो यहीं तक की बात किया है ये। तो वन हाफ साइकिल देखिए इतने में ही ये वेरी करेगा, एक बार पॉजिटिव गया फिर यहाँ से निगेटिव आना शुरू हो गया, ठीक। तो वन हाफ साइकिल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 47, इन सिंक्रोनस मशीन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक रिएक्टेंस इज, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप लेंथ, ठीक है, एयर गैप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि क्या होता है ये एक्स एन जो होता है आपका 1/, एयर गैप, ठीक है, यानी एयर गैप जितना बढ़ाएंगे इसका वैल्यू उतना कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा एयर गैप बढ़ा देने पे पीएफ जो है वो हमारा इधर उधर ज़्यादा वेरी कर जाता है। इसलिए एयर गैप हमेशा जो है इंडक्शन मोटर में और सिंक्रोनस मोटर में मतलब एक क्राइटेरिया के अंदर ही रखते हैं, लेकिन जबकि डीसी मशीन में हम एयर गैप को ज़्यादा कर सकते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि डीसी के कंपेयर में और एसी के कंपेयर में एयर गैप किस में ज़्यादा रखा जाता है, तो डीसी में ज़्यादा रखा जाता है। क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है, यूजिंग सुपर नोड थ्योरम फाइंड वी एक्स इन द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो यानी कि अगर हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू मिल जाए 20 ओम में, तो 20 वोल्ट और यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है वो ऐड कर लिया जाए तो वही वोल्टेज हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि पहले आप वी एक्स यहाँ पे देखिए, डिपेंडेंट सोर्स भी यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो ये 4 एम्पियर आ रहा है और ये आपका यहाँ पे 0.1 वी एक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये वी एक्स 1.1 वी एक्स इनको ऐड करेंगे और प्लस यहाँ पे एक करंट एज्यूम कर लीजिएगा 20, तो ये बराबर 20 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे करके आप थोड़ा कैलकुलेशन इस पर करना पड़ेगा, ठीक है। पेन और रफ से आप बढ़िया से करिएगा तो निकल जाएगा आंसर, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। क्वेश्चन 49 क्या कर रहा है, ए यूनिवर्सल मोटर इज सेड टू बी इंडक्टिवली कंपनसेटेड व्हेन कंपनसेटिंग बाइंडिंग। तो देखिए इज नॉट यूज, भाई यूज़ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी तो कंपनसेट कर पाएगा। और हैज़ लार्ज रिएक्टेंस, तो ज़्यादा रिएक्टेंस हो जाएगा तो फिर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। और ओपन तो रखना नहीं है, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जो है हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 50 क्या कह रहा है, रिलेक्टिविटी इज एनालॉगस टू, तो रिलेक्टिविटी जो आपकी रेजिस्टिविटी के, अभी मैंने शायद तीसरे चौथे क्वेश्चन में बताया था, बस वही चीज़ देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछ ही दिया है। तो आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के एनालॉगस होती है मैग्नेटिक सर्किट में। क्वेश्चन 51 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन। तो साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, रिलक्टेंस अलॉन्ग द डायरेक्ट एक्सिस स्मॉलर देन द एनालॉगस क्वाड्रेचर एक्सिस, ठीक है। तो रिलेक्टेंस अलॉन्ग द डायरेक्ट एक्सिस, देखिए क्या होता है कि इस तरह से हमारा पोल होता है, ठीक है। रोटर हमारा ऐसे ही तो होता है, यहाँ पे बाइंडिंग होती है, साइलेंट पोल की बात किया है। तो अब देखिए यहाँ पे एयर गैप कम होता है और यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो बस उसी की बात किया है। तो यहाँ पे देखिए कम हो जाएगा और यहाँ पे रिलेक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, बस यही चीज़ ये पूछा था। ये देखिए हमारा स्टेटर हो जाएगा, तो यहाँ पे एयर गैप कम, रिलेक्टेंस जो आपका यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा हो तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन 52, एन RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट द फॉलोइंग पैरामीटर, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी 5000/2 पाई हर्ट्ज, इम्पीडेंस एट रेजोनेंस 56 ओम, क्यू फैक्टर 25, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू फैक्टर दे रखा है, क्यू फैक्टर क्या होता है, क्यू यहाँ पे आपका ω/L/R होता है या फिर ω/C, ठीक है। तो इनमें से आप वैल्यू रख के आराम से निकालते हैं, आर की वैल्यू दे ही रखा है आपको, बहुत आराम से निकाल सकते हैं आप। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी भी दे रखा है, तो वैल्यू रखिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन आपको इसमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन 53, विच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम वायरिंग इज द कॉस्टलिस्ट। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था क्लीट वायरिंग सबसे सस्ती होती है, जो डोमेस्टिक यूज़ में होती है, कंड्यूट वायरिंग कॉस्टली होती है, और इसका यूज़ जो होता है वो इंडस्ट्रीज़ और रेजिडेंशियल में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, रेजिडेंशियल यूज़ में और आपका कौन सा इंडस्ट्री।
54 क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर डज नॉट नीड इक्वलाइजर फॉर सेटिस्फैक्ट्री पैरेलल ऑपरेशन। तो देखिए अंडर कंपाउंड जो होता है उसमें जो है इक्वलाइजर नहीं यूज होता, बाकी ओवर कंपाउंड में होता है, सीरीज में और फ्लैट कंपाउंड तीनों में यूज होता है। ठीक है, तो ये मशीन से क्वेश्चन था, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन 55 का कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज द हेड टाइप फ्लो मीटर। ठीक है, तो हेड टाइप फ्लो मीटर पिटॉट ट्यूब होती है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर से इस बार 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, आप देखे हैं। तो भाई ट्रांसड्यूसर वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दो आप, क्योंकि क्वेश्चन 56 क्या कर रहा है, इन सिलिकॉन द एनर्जी मस्ट बी सप्लाई टू पुश द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो देखिए सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और बाकी जर्मेनियम की बात आएगी तो जर्मेनियम में इससे कम यानी 0.7। याद रखिएगा, ये देखिए ये जर्मेनियम के लिए ये हो जाएगा, सिलिकॉन के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, अगर वो बात करें आपके थ्रेशोल्ड वोल्टेज की, तो जहाँ पे कंडक्शन शुरू हो जाता है तो 0.7 वोल्ट हो जाएगा आपका, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, और 0.3 हो जाएगा आप किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनमें से एक न एक चीज़ पूछी जाता है लगभग हर एक एग्जाम में। क्वेश्चन 57 क्या करा है, ये 75 किलोवाट 3 फेज स्टार कनेक्टेड 440 वोल्ट। ठीक है, यानी 440 वोल्ट का सिलिंड्रिकल रोटर है, और ये जो है आपका 0.8 pf पे वर्क कर रहा है, लीडिंग है। ठीक है, इफिशियंसी इंक्लूडिंग फील्ड एंड स्टार्टर लॉसेज 95% एंड एक्सेस, यानी कि जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है वो 2.5 ओम है। तो कैलकुलेट द मैकेनिकल पावर डेवलप, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो आप पेन पेपर से अपना कॉपी पे कर लीजिएगा, बुक से देख के प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस क्वेश्चन की, ताकि आगे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हो तो आप कर लो। लेकिन एसएससी के एग्ज़ाम में जहाँ पे 2 घंटे में हमें 200 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं टच किए जाए तो सही है। ठीक है, अगर हाँ टाइम आपको बच रहा है तो लास्ट में इसे अटेम्प्ट करिए आप। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा आपका। क्वेश्चन 58 क्या कह रहा है, फॉर विच ऑफ फॉलोइंग वेव द एवरेज वैल्यू ऑफ आर एम एस वैल्यू आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर वेव के लिए क्या होती है, आर एम एस एवरेज। ठीक है, और ये पीक। ठीक है, ये तीनों वैल्यू जो होती हैं इसके लिए बस एक होती हैं। ठीक है, तीनों एक समान होती हैं, तो ये स्क्वायर वेव सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59 क्या करा है, द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर। देखिए ये सिंबल टनल डायोड का है, और टनल डायोड तो आप जाने गए हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जीनर डायोड के बारे में बता दूँ। जीनर डायोड का ऐसे होता है। ठीक है, और यहाँ पे बात आ जाएगी अभी आपकी एक ये डायोड, ये वैरेक्टर डायोड हो गया। इस तरह से आपको मतलब कई सारे डायोड हैं, सबके सिंबल आप याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, और फोटो डायोड का दे रखा है, तो फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड में सीधे सीधे आप ऐसे करके यहाँ पे 2 लाइन दे देगा। ठीक है, अरे सॉरी ये लाइट इमिटिंग एलईडी का हो गया, ये एलईडी। अगर ये लाइटिंग ऊपर है तो यानी कि लाइट आपको इमिट कर रहा है, तो एलईडी लाइट इमिट करती है। और जब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा थोड़ा, बस सीधे ऐसे करके यहाँ पे लाइट आ रही हो तो ये तो फोटो डायोड हो जाएगा जब लाइट आ रही हो, इसे याद रखिएगा आप। क्वेश्चन 60 क्या कह रहा है, रेगुलेशन कर्व ऑफ डीसी जनरेटर इज आल्सो कॉल्ड। तो आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, ये याद रखिएगा इसे। और 61 क्या कह रहा है, ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विथ सिंगल स्टेटर वाइंडिंग इनहेरेंटली हैज़। तो देखिए सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है, इसलिए वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं जिससे कि टॉर्क बनता है और मोटर चलना स्टार्ट करती है। तो याद रखिएगा इस बात को, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 62 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। तो देखिए बाइंडिंग रेजिस्टेंस आर हाई, तो देखिए बाइंडिंग रेजिस्टेंस बहुत ही कम रखा जाता है ट्रांसफार्मर के केस में। ट्रांसफार्मर क्या कोई भी हो, जनरेटर हो, डीसी मशीन हो, जो रेजिस्टेंस होता है बाइंडिंग का वो बहुत ही कम रखा जाता है, इसलिए सीधे आप यहीं पे इसे गलत मान सकते थे। बाकी ईडी करंट लॉसेज आर नेग्लिजिबल, हिस्टैरिसीस लॉस आर नेग्लिजिबल, कोर हैज कांस्टेंट परमेबिलिटी। तो इन तीनों में तो
मतलब वेरिएशन होता है, लेकिन ये चीज़ जो आपका होता है वो बहुत ही कम रखी जाती है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, क्योंकि कॉपर की स्ट्रिप बाइंडिंग की जाती है और उसका रेजिस्टेंस कम होता है। आगे बढ़ते हैं। 63 क्या करें, इन एडीसी मशीन द मैग्नेटाइजेशन कर्व इज रिलेशनशिप बिटवीन। तो मैग्नेटाइजेशन कर्व क्या होता है, एयर गैप फ्लक्स एंड फील्ड बाइंडिंग करंट। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था, ज़्यादातर लोग इसे सही करके आए होंगे। देखिए बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें आप टच मत किया करिए, उन्हें बस छोड़ दिया करिए कि बाद में देखना है हमें, और अगर टाइम बच जाए तो देखिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 64 क्या करा है, फॉर रीवायरेबल फ्यूज इम्प्लॉइंग कॉपर वायर इज फ्यूजिंग एलिमेंट इज फ्यूजिंग फैक्टर। तो कॉपर के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, 1.9 से 2 के बीच में होता है। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि दुगुना करंट मतलब ले जा सकते हैं ये फ्यूज मैक्सिमम कंडीशन में। ये फैक्टर यही बताता है आपको सीधे शब्दों में। देखिए क्वेश्चन 65 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर। तो हिस्टैरिसीस मोटर क्या होती है, देखिए इसके बारे में। लो नॉइज, बिल्कुल, क्योंकि टैप रिकॉर्डर में इसका यूज तभी हो पाएगा जब नॉइज कम होती है, इसीलिए। और अनस्लॉटेड रोटर, रोटर पे कोई बाइंडिंग नहीं होती, सबको पता है। यहाँ पे एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो यूज कर दिया जाता है, सॉरी रिटेंटिविटी जिसकी ज़्यादा हो। ठीक है, रिटेंटिविटी वो उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस कराता है। और ये इस मोटर का प्रिंसिपल यही होता है, हिस्टैरिसीस लॉस। तो स्मूथ रनिंग, ये तो बिल्कुल सही है, ये तीनों क्वालिटी हैं, लेकिन हाई पावर ये गलत है। ठीक है, तो आप इसे चूज कर सकते थे। अगला देखिए क्वेश्चन 66 क्या करा है, इन सिंक्रोनस मशीन एज द मशीन साइज डिक्रीज पर यूनिट आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड पर यूनिट सिंक्रोनस रिएक्टेंस डिक्रीज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसे घटता जाता है, जब देखिए मशीन का साइज कम किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो वायर जो यूज होते हैं, छोटी मशीनों के लिए हम एल्यूमिनियम वायर भी यूज कर देते हैं, पता ही होगा आपको। तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी उसका बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मशीन का साइज़ बढ़ाते जाते हैं तो पहले सर्कुलर वायर यूज़ करते हैं, फिर स्ट्रिप यूज़ करने लगते हैं, तो इसलिए जो इसका रेजिस्टेंस जैसे साइज बढ़ती है वो घटता जाता है। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का एफिशिएंसी, ठीक है, तो 50% के आसपास होती है, याद रखिएगा इसे। कभी कभी मोटर जनरेटर सेट का पूछ लेता है, वो भी लगभग 60% के आसपास होती एफिशिएंसी होती है उसकी। ठीक है, याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। 68 क्या कह रहा है, द लोड 3 फेज इम्पीडेंस 6 + j9 सप्लाइड थ्रू द लाइन हैविंग द इम्पीडेंस 1 + j2 ओम। द सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, डिटरमाइन द लाइन करंट। लाइन करंट को पूछा, आपको इम्पीडेंस दे रखा है और इम्पीडेंस आपका दो ये लोड का है वो इसका है। तो भाई देखिए मैक्सिमम ट्रांसफ़र के केस में आप देख लेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, इसका ऐसे देखिए करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये जो इम्पीडेंस आपका दे रखा है ये वाला, ठीक है, 3 लाइन का दे रखा है, इसका 3 गुना कर लीजिएगा और ये इम्पीडेंस इनको ऐड कर लीजिएगा, और उस इम्पीडेंस से 400 में आप ऐसे करेंगे 400 अपन जो इम्पीडेंस आया हो तो हमारा करंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 69, फॉर ए सीरीज एलसी सर्किट सेलेक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। सेलेक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एंड द बैंडविड्थ। सेलेक्टिविटी यानी क्वालिटी फैक्टर की बात किया तो क्यू क्या होता है, एफ फॉर अपन बैंडविड्थ। ये फार्मूला आपको पूछा है सीधे सीधे। और क्वेश्चन 70 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर करंट इफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज इन स्लिप 5%। ठीक है, फार्मूला यूज करिएगा, एफ आर यानी रोटर फ्रिक्वेंसी, स्लिप कितना है 5%, यानी 0.05 इंटू ये आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 50, यानी एस इंटू एफ वाला फार्मूला है सीधे। ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी है और ये स्लिप है। तो देखिए 1 0 से 0 यहाँ जाएगा, 5 करेंगे तो 2.5 हर्ट्ज, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन 71 क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू द ट्रू वैल्यू
मेजर इन कार्ड। देखिए स्टैटिक एरर कहा जाता है। स्टैटिक एरर में कौन कौन से आते हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो जिन्हें हम डाटा के जो भी वैल्यू दी रहेंगी उनसे हम करेक्ट कर सकते हैं, उन सब एरर्स को जो है स्टैटिक एरर कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे।